हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रपट लिख रहे हैं वो है ईद उल अज़हा पे रिलीज होने वाली फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, फहद मुस्तफ़ा, नैयर इजाज एंड जावेद शेख, जबकि हमें कैमियोज में नजर आते हैं कबीर खान, बियो जफर राना एंड सलीम मिराज। इस फिल्म के राइटर हैं नबील कुरैशी एंड फिजा अली, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर नबील कुरैशी हैं और इसके प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं फिजा अली एंड मेहदी अली। हमको रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी, पर ये मसला ही नहीं होता। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है गुलाब, जो कि प्ले कर रहे हैं फहद मुस्तफ़ा, के बचपन से, जिनके वालिद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और जो कि रिश्वत को शदीद नापसंद करते हैं। और बचपन से ही वो अपने बेटे को ये सबक देते हैं कि हमारे नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर इसलिए है क्योंकि कायद-ए-आज़म हमें देख रहे हैं और हमें मॉनिटर कर रहे हैं और इस रकम को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए या इस तरह से इसे अपने यूज़ में लाया जाए या ऐसे मीन से अर्न किया जाए जिससे कायद-ए-आज़म नाराज़ ना हो। और अगर कायद-ए-आज़म नाराज़ हो गए तो ये बहुत बड़े मसले की बात हो जाएगी, क्योंकि जब आप ये मूवी देखेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि जब कायद-ए-आज़म नाराज़ होते हैं तो मुल्क में क्या होता है। खैर आगे चलते हैं तो पता लगता है कि इनिशियली तो वो अपने फादर की इस नसीहत पर अमल करते हैं और कायद-ए-आज़म को खुशबाश रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनको जब रियलिटी चेक्स मिलते हैं तो उनको पता लगता है कि इस तरह से उनकी दाल नहीं गलने वाली और वो दोबारा से उसी लाइन पे आ जाते हैं और जिस पे पूरा मुल्क ऑलरेडी चल रहा है और रिश्वत यानी कि लेने और देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये बैड कॉप से गुड कॉप का जो सफ़र है वो किस तरह से पूरा होता है, उसके लिए आपको ईद पर रिलीज़ होने वाली मूवी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद देखनी पड़ेगी। नोटों पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। तो शुरू करते हैं अपनी रिव्यू का सिलसिला। आज हम पहले गुड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बैड को डिस्कस करेंगे। यूजुअली कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट आती है कि पहले बैड को डिस्कस क्या करें फिर गुड्स को डिस्कस क्या करें, क्योंकि ये ईद की बड़ी रिलीजेस हैं। इन रिलीजेस में हम ये फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे। इंशाल्लाह ईद के बाद हम इस फॉर्मेट पे आएंगे। सो सबसे पहले हम गुड को डिस्कस करते हैं। जो गुड में नंबर 1 गुड है वो है फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा ने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है और उनमें शदीद आपको स्टार पावर नज़र आएगी और आपको लिटरली फील होगा कि हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में जो एक हीरो की कमी नज़र आती है वो फहद मुस्तफ़ा की सूरत में पूरी होती हुई हमें नज़र आती है। वो अच्छा डांस भी कर रहे हैं, वो अच्छा एक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ट्रेजिडी सीन्स भी उतने ही कह लीजिए कि इंटेंस होके कर रहे हैं जितने वो हैप्पी सीन्स कर रहे हैं या ऐसे फ़नी सीन्स कर रहे हैं। सो इसके अलावा उन्होंने अपनी बॉडी भी एक हीरो वाली बना ली है। सो फहद मुस्तफ़ा जो हैं वो हमारा पहला गुड पॉइंट। सेकंड जो हमारा गुड पॉइंट है वो है स्पोर्टिंग कास्ट एंड कैमियोज। स्पोर्टिंग कास्ट और कैमियोज की जब हम बात करते हैं तो हमें स्पोर्टिंग कास्ट में जो सबसे ज़्यादा नुमायां नज़र आते हैं वो है जावेद शेख एंड नैयर इजाज। जावेद शेख एक सिंधी पुलिस ऑफिसर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं और थ्रू आउट द मूवी उन्होंने अपने एक्सेंट को बरकरार रखा है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बरकरार रखा है। एक सेकेंड के लिए भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं ये जावेद शेख हैं, जबकि वो बिल्कुल अपने आप को उस करेक्टर के अंदर ढाल चुके हैं और आप उनके करेक्टर के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट भी कर जाते हैं। सेकंड जो हमें स्पोर्टिंग कास्ट में नुमाया नाम नज़र आता है वो है नैयर इजाज का, जो कि इस मूवी में एक पॉलिटिशियन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी जो डायलॉग डिलीवरी है इस तरह से इंश्योर की है कि वो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन ही लगते हैं हमारे मुल्क का, और उनकी बातों से और उनकी जो बॉडी एक्शंस हैं या बॉडी कह लीजिए लैंग्वेज है उससे आपको वो सारी वाइब आती है जो हमारे मुल्क में इस टाइम डिफरेंट पॉलिटिशियन जो हैं वो कर रहे हैं और उनके एक्शंस भी कुछ उस तरह से ही हैं। सो स्पोर्टिंग कास्ट में तो ये दो नाम बहुत ज़्यादा नुमाया है। जब हम कैमियोज़ की तरफ आते हैं तो एक कैमियो जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि एक पूरी मूवी में जो एक सीन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला था वो था सलीम मिराज का और फहद मुस्तफ़ा का सीन। सलीम मिराज ने अपने कैरेक्टर को बड़ा बखूबी निभाया है और उनकी एक बड़ा खूबसूरत सा एक डायलॉग आता है
है उसको भी उन्होंने बड़ी बाखूबी निभाया है। सो इसके अलावा कैमियोज़ में हमें कवी खान नज़र आते हैं। कवी खान जो कि फ़ाद मुस्तफ़ा के फादर का करैक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी करैक्टर को बाखूबी निभाया। एंड बियो ज़फ़र राना जो कि माहिरा खान की मदर का करैक्टर प्ले कर रही हैं। सो ये सब कैमियोज़ एंड सपोर्टिंग कास्ट ने अपना बाखूबी करैक्टर्स निभाए हैं और उनकी प्रेजेंस जो है आपको सिनेमा में नज़र आएगी। सो सपोर्टिंग कास्ट एंड कैमियोज़ हमारा सेकंड गुड पॉइंट है। थर्ड जो हमारा गुड पॉइंट है वो है इस मूवी का सब्जेक्ट मैटर। इस तरह के सब्जेक्ट्स पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनी, यानी कि रिश्वत के ऊपर। बड़ा अच्छा है कि ऐसी मूवीज़ बनाई जाएं जो कि हमारे मुल्क के करंट इश्यूज़ हैं और इनको इस तरह से एड्रेस किया जाए कि आपके अंदर भी एक कह लीजिए कि आप एट द एंड ऑफ द मूवी आप कोई सबक अपने घर लेके जाएं। जब ये मूवी स्टार्ट भी होती है तो उसमें एक लाइन आती है जिसका मैं क्रक्स ही बोलूँगा कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना बेहतर हो जाए। थोड़ी सी इसमें फैंटेसी फील है, वो आपको मूवी में जाके देख के पता लगेगी, लेकिन रिश्वत को जिस तरह से इन्होंने इस मूवी में डिस्करेज किया है वो काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट एक सीन में ये भी आता है कि जब एक रिश्वत देने वाले को उनके पैसे वापस किए जाते हैं तो मतलब लेटर जाके तो वो उनसे कहता है तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने रिश्वत ली? तो वो आगे से कहते हैं आपको शर्म नहीं आई कि आपने रिश्वत दी, क्योंकि हमारे मज़हब में भी रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी इंश्योर किया है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना जाए। सो सब्जेक्ट मैटर जो था वो हमारा थर्ड गुड पॉइंट है। फोर्थ जो हमारा गुड पॉइंट है वो है इस मूवी के डायलॉग्स। मूवी के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप फिल्म के बाद जब आप निकलेंगे तो उनको आप आम जिंदगी में भी यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ डायलॉग से मुझे थोड़ा सा इतराज़ है। फिल्म में एक कैरेक्टर बार बार बोलता है कि लोग क्या कहेंगे, और इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ये मूवी का नाम इनिशियली लोग क्या कहेंगे तो नहीं था, जिसको चेंज करके इन्होंने कायद-ए-आज़म जिंदाबाद रखा है, जबकि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद इस फिल्म को ज़्यादा सूट करता है, इस फिल्म के सब्जेक्ट को, इस फिल्म के ओरल स्टोरी को। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि डायलॉग का जो रेपिटेशन है वो कुछ हमें समझ नहीं आती, लेकिन इसके अलावा जितने भी डायलॉग्स इस मूवी में लिखे गए हैं वो कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखे गए हैं। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। तो जो डायलॉग है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है और बड़े फ़नी भी हैं। काफ़ी आपको इसमें नोक झोंक भी नज़र आएगी डिफरेंट राइटर्स को लेकर, क्योंकि इसमें दिखाते हैं कि इस फिल्म में सियासतदान की कोई तहरीर लिखनी होती है या कोई तकरीर लिखनी होती है तो उसमें उनसे पूछते हैं ये इतनी अच्छी तकरीर तुमने कहाँ लिखवाई, तो उन्होंने कहा कि एक नया राइटर आया है जिसकी मूवी आई थी मुल्तान नहीं जाऊँगा। सो दैट वाज वेरी फ़नी। सो डायलॉग जो है वो हमारा नेक्स्ट गुड पॉइंट है। सो ये तो हो गई गुड पॉइंट्स की स्टोरी। अब हम चलते हैं बैड पॉइंट्स की तरफ जो कि बहुत लंबे हैं। सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। फिल्म की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट जब मैंने मूवी देख ली तो तब तक तो मतलब मेरा एक ओपिनियन बन चुकी थी, लेकिन कुछ लोग जो जिनका आपको पता होता है कि वो फिल्म नहीं देखेंगे तो उन्होंने बड़े क्यूरोसिटी से पूछा कि फ़िल्म की स्टोरी क्या थी, क्या होगा। जब मैं उनको कहानी सुनाने लगता हूँ तो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उनके अंदर एक कह लीजिए कि मोटिवेशन सी होती है कि उन्होंने ये मूवी देखनी है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उसका एग्जीक्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितनी अच्छी कहानी है। जितनी इम्पैक्टफुल कहानी है उस इम्पैक्ट के साथ आवाम तक वो कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब कुछ कमी नज़र आती है। वो है स्क्रीन प्ले के फ़्लो की। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो वो कहना चाहते हैं वो आवाम तक उस तरह से नहीं पहुंच पाती जिस तरह से वो कह रहे हैं। या तो उनको अपना मोड ऑफ कह लीजिए कि प्रोजेक्शन चेंज करने की ज़रूरत थी, या ऐसा था कि वो मूवी में बहुत ज़्यादा रब्त की कमी थी, एक फ़्लो नहीं आ रहा था। सो हमेशा की तरह जब मैं कहता हूँ कि फ़िल्म की कहानी हमेशा हमारे यहाँ अच्छी होती है, उसकी एग्जीक्यूशन या उसका स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं झोल खाता है। सो स्क्रीन प्ले जो है वो हमारा पहला बैड पॉइंट है। काला पैसा पकड़ना है तो नए नोट लाने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा बैड पॉइंट है वो है इस फिल्म का साउंड। अच्छा, अब हम जब साउंड की बात कर रहे हैं तो हमें इधर तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1 हमारा साउंड डिज़ाइन, नंबर 2 बैकग्राउंड स्कोर, और नंबर 3 म्यूज़िक। साउंड डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स बहुत सारे प्रोसेस, जिसमें शामिल होता है डिफरेंट चीज़ों की आवाज़ें। जब फॉर एग्जांपल कोई एक करैक्टर चल रहा है तो उसकी आवाज़ें, या कोई मारपीट चल रही है तो उसकी आवाज़ें, जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं उनकी आवाज़ें, ये आपको
साउंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट जो है वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो फिल्म का साउंड डिज़ाइन काफ़ी वीक था। बहुत सारी जगहों पे कैरेक्टर चल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं है, और एकदम चलने लगता है तो उसकी आवाज़ आने लग जाती है। एक दो सीन्स में कैरेक्टर जब दूसरे कैरेक्टर की मारपीट कर रहा होता है तो उनकी भी आवाज़ें नहीं ऐड की गई, क्योंकि कायदे आज़म जिंदाबाद एक एक्शन फिल्म है और एक्शन फिल्म में साउंड डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। तो साउंड डिज़ाइन इस फिल्म का काफ़ी वीक था। जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की, बैकग्राउंड स्कोर जो था वो बहुत ज़्यादा आपके कानों को इरिटेट कर रहा था। बिला वजह बहुत सारी जगहों पर ऐसा बैकग्राउंड स्कोर ऐड किया गया जो कि ओवर द टॉप था, और वो करेक्टर्स के हिसाब से भी नहीं डाला गया कि उनको कह लीजिए कि एक करेक्टर का एक आप बैकग्राउंड स्कोर बना लेते हैं कि इस करेक्टर का ये म्यूज़िक चलेगा, ऐसा भी नहीं था। तो बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था। थर्ड हम बात करते हैं म्यूज़िक की। हमेशा मैं बात करता हूँ फिल्म का म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए। अगर किसी ऐसे गाने को ऐड किया जाए जो कि फिल्म की कहानी को आगे ना बढ़ाए तो उनको आइटम सॉन्ग्स कहा जाता है, जबकि इस फिल्म में ऐसे कोई भी गाने नहीं थे जो कि आइटम सॉन्ग की कैटेगरी में आए। जबकि इसका फिल्म का सबसे अच्छा गाना लूटा रे, उसकी पोजीशन भी फिल्म में एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। और सो दैट्स वाई फिल्म का म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर एंड फिल्म का साउंड डिज़ाइन जो है हमारा एक बैड पॉइंट है। थर्ड जो हमारा बैड पॉइंट है वो है इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू। प्रोडक्शन वैल्यू में आज हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को खोलेंगे। नंबर 1 जिस डिपार्टमेंट को हम खोलने जा रहे हैं वो है इस फिल्म का कलर ग्रेडिंग एंड एक कलर पैलेट। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपके दिमाग में उस फिल्म के विजुअल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप एक कह लीजिए कि एक सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। जब आप फिल्म में जाते हैं तो आपके दिमाग में उस फिल्म का एक स्पेसिफिक कलर पैलेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कायदे आज़म जिंदाबाद की बात करें तो मोस्टली आपको चीज़ें नज़र आती हैं ऑरेंज टोन में और ग्रीनिश टोन में, जबकि फिल्म में ये इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आई। हमें कहीं प्रॉपर कलर पैलेट फॉलो होते हुए नज़र नहीं आया जो कि आंखों को इरिटेट कर रहा था। सेकंड हम बात करते हैं कलर ग्रेडिंग की। कलर ग्रेडिंग हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ऐसी थी कि कुछ जगहों पे चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज हो रही थी और कुछ जगहों पे अंडर एक्सपोज थी। कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस आने लग जाती थी और कुछ जगह पे चीज़ें डल हो जाती थी, और बहुत कुछ सीन्स तो मैंने ऐसे भी देखे जो कि आउट ऑफ फोकस सीन्स थे। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं एक अच्छी फिल्म के एतबार से बहुत ज़रूरी होती हैं। हम कॉन्शियसली तो इन चीज़ों को नहीं नोट करते, लेकिन सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में इस फिल्म के इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और अच्छी कलर ग्रेडिंग और अच्छी कलर पैलेटिंग हमारी फिल्म के सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो कलर ग्रेडिंग एंड कलर पैलेट प्रोडक्शन पॉइंट का एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है डबिंग वगैरह के बारे में। डबिंग यूजुअली हमने जहाँ देखी तो ऑन सेट वाली डबिंग यूज़ नहीं की गई, ज़्यादातर वॉइस ओवर्स थे। जब वॉइस ओवर्स होते हैं तो एक अच्छे डायरेक्टर की ये ड्यूटी होती है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो उसके वॉइस ओवर्स हैं उनकी सिंक प्रॉपर है कि नहीं। तो लिप सिंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। डायलॉग्स और जो आपकी लिप मूवमेंट्स थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी, तो डबिंग भी हमारा एक बैड पॉइंट है। थर्ड जो मुझे चीज़ नज़र आई वो थी रेपिटेशन ऑफ एक्स्ट्रास। एक ही एक्स्ट्रा को इन्होंने कोई 3-4 जगहों पर यूज़ किया, मतलब कि कभी वो माहिरा का स्पॉटर बन जाता है तो कभी वही स्पॉट बॉय माहिरा को एक रोड पे छेड़ने भी आ जाता है। सो यानी कि इस चीज़ को भी ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अलावा इनकन्सिस्टेंसी इस चीज़ में भी थी, प्रोडक्शन डिज़ाइन में भी थी, क्योंकि मूवी स्टार्ट होती है 1995 में और फिर उसके बाद 20 साल का गैप आता है, यानी कि 20 साल की बाद की स्टोरी शुरू होती है। तो जब हम 1995 में 20 साल ऐड करते हैं तो जो बनते हैं 2015। अब चल रही है स्टोरी 2015 की, लेकिन बीच में कैलेंडर आपको नज़र आते हैं 2018 के, तो यानी कि प्रोडक्शन डिज़ाइन पे भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। सो प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि अपेरेंटली आपको नज़र भी आते हैं। सो प्रोडक्शन भी हमारा एक बैड पॉइंट है।
ये सारे पैसे अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। नेक्स्ट जो हमारा बैड पॉइंट है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। यूजुअली जितने भी पाकिस्तान में कमर्शियल मूवीज़ बनना स्टार्ट हुई हैं वहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इशू नज़र आता है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट का। बिला वजह आपको नज़र आते हैं यूबीएल की प्रमोशन होती हुई नज़र आती है, आपको रॉक मोबाइल की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नज़र आती है, आपको पबजी की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नज़र आती है। इनफैक्ट रॉक मोबाइल वाला एक सीन ऐसा था कि वो अगर फिल्म से निकाल भी दिया जाता तो फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन उसने इस फिल्म के तकरीबन कोई 10-15 मिनट ज़ाया किए। इसके अलावा उस रॉक मोबाइल का एक इशू और भी था कि जब मूवी शूट हो रही होगी तो उन्होंने मोबाइल कोई रैंडम सा उठाया होगा, लेकिन बाद में जब उनको प्रमोशन मिल गई होगी, किसी कह लीजिएगा कोई स्पॉन्सर मिल गया होगा, तो उन्होंने उसको VFX करके ऐड किया हुआ था। यानी कि वो मुसलसल एक तो 15 मिनट आपने उस रॉक मोबाइल पे ज़ाया किए और हाथ में जो फ़ोन है वो VFX वाला फ़ोन है, तो वो इतना इरिटेट कर रहा था, इतना वो फ़नी और कार्टूनिक लग रहा था। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट को इस मूवी में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया। नो डाउट ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की, लेकिन उसके लिए आपको स्टोरी से वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि उन चीज़ों की रेलेवेंस स्टोरी के साथ कितनी है, तब जाके आपको उस चीज़ की प्रोडक्ट प्लेसमेंट नज़र आती है। जबकि अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती दिखाएंगे, यानी कि कोई भी सीन शुरू होने से पहले आप पबजी का शॉट दिखाएंगे, तो उसकी तो कोई रेलेवेंस नहीं है ना फिल्म की स्टोरी के साथ। या ज़बरदस्ती बार बार कराची आपने दिखाना है तो आप बार बार यूबीएल की ही बिल्डिंग दिखाएंगे कराची की, तो उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं है। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हमारा एक और बैड पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा बैड पॉइंट है वो है माहिरा खान। मुझे माहिरा खान की एक्टिंग से कोई इशू नहीं है, मुझे माहिरा खान के किरदार से भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये वो किरदार था कि इसकी जगह अगर माहिरा खान के अलावा कोई और भी होता या कोई न्यू फेस भी होता तो फ़र्क कोई नहीं होना था। नो डाउट ये फ़हद मुस्तफ़ा की ज़्यादा मूवी थी, लेकिन माहिरा चूँकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको फ़िल्म सेलेक्ट करने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उनसे आवाम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हमें इस फिल्म में माहिरा का कोई करैक्टर एज सच नज़र नहीं आता, और ना सिर्फ करैक्टर बल्कि इतने ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं है माहिरा के करैक्टर की इस फिल्म में, सिवाय 2 गानों के। माहिरा से एक्सपेक्टेशन उसी वक्त ही बढ़ जाती है जब आप सुनते हैं कि इस फिल्म में माहिरा और फवाद हैं, लेकिन उन माहिरा को कितना यूटिलाइज़ किया गया है इस फिल्म में तो वो हमें नज़र नहीं आया। जबकि हम नबील कुरैशी की प्रीवियस मूवीज़ की बात करते हैं, एक्टर इन लॉ की बात करते हैं, लॉर्ड वेडिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स के की अपनी एक स्टोरी होती है जिस पे काफ़ी वर्क किया गया होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी, लेकिन ऐसा हमें फिल्म में नज़र नहीं आया। सो माहिरा खान भी हमारा एक बैड पॉइंट है। सो ये था हमारा ओवरऑल इस मूवी का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मज़ीद बात की जा सकती है, जैसे कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि तमिल तेलुगु सिनेमा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और इसमें जिस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं वो तमिल सिनेमा से काफ़ी उसकी आपको झलकियाँ नज़र आती हैं। लेकिन वो जो तमिल सिनेमा है वो ना सिर्फ वहाँ के मासेस बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के मासेस भी बहुत इंजॉय करती हैं। KGF हो गई या बाहुबली हो गई, हमारी यहाँ मासेस में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अब सारी गेम यहाँ आती है कि कायदे आज़म कितने ईज़िली हमारे मासेस तक पहुँचती है, क्योंकि अगर ये फिल्म हमारे मासेस तक जाती है तो इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस करना है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि इस फिल्म को अवेलेबल करें सिंगल स्क्रीन्स पे और छोटे छोटे सिनेमाज में जितना ज़्यादा हो सके, सो दैट आवाम इस फिल्म को देख सके ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा जो एक गाना मुझे बहुत पसंद आया, लूटा रे, उसमें कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी मुझे लगी। उसको हमने ना गुड्स में डिस्कस किया ना बैड में, और उसकी कोरियोग्राफी की निगाह जी ने। बहुत सारे लोग कहते हैं वो गाना कॉपी है, मुझे वो गाना कहीं से कॉपी नहीं लगता। उसकी अपनी एक वाइब है, और आप उसको ये कह सकते हैं उस गाने का एक जॉनरा ऐसा है जो कि मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में होता है, लेकिन उससे इंस्पिरेशन कह सकते हैं, वो कॉपी एज इट इज़ नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई कायदे आज़म जिंदाबाद की। अगर मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 2 स्टार्स, लेकिन 0.5 स्टार्स एक्स्ट्रा
फिल्म के सब्जेक्ट मैटर के लिए। सो 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 कायदे आज़म जिंदाबाद की रेटिंग है। अगर आपने मूवी देखनी है तो आप ज़रूर जाके देखें सिनेमा घरों में, और अपना जो भी फीडबैक है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें एंड सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जो कि अपेरेंटली गुड और बैड डिस्कस करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता। आई डोंट सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, जस्ट ये एक रिव्यू है, और रिव्यू की नेचर ही यही होती है कि आपने गुड्स और बैड्स को आवाम तक पहुंचाना है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आई एम नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तानी सिनेमा। सो आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। मुंशी जी